नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम। आज हम इस अंक में बात करेंगे देश की लच्चर कानून व्यवस्था पर, जो नियम और कानून हमारे लच्चर हैं उन पर, और खोखली न्याय व्यवस्था पर। हमारे देश प्रजातांत्रिक है और संविधान के अनुसार हमारे तीन स्तंभ प्रजातंत्र के माने गए हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। बाद में समय के अनुसार समाचार माध्यम को यानी मीडिया को भी चौथा स्तंभ मानने का काम किया, लेकिन संविधान के हिसाब से वो चौथा स्तंभ नहीं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे देश के आजाद होने के बाद 77 वर्ष के लगभग देश में वो ही नियम और कानून चलते रहे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। उन नियम कानून को कोई बदलाव उनमें नहीं किया गया। बाद में अभी कुछ समय पहले जो वर्तमान सरकार है उसने देश के लिए नए नियम और कानून बनाने का काम किया ताकि कुछ सुधार हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी पर्याप्त नहीं है। सबसे पहली बात तो इस जो नया कानून भी बनाया है उसमें कोई भी अगर व्यक्ति या संस्था देश या सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी गलत बयान करते हैं, देश विरोधी बयान करते हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, यहां तक कि जो देश की विदेश नीति है, देश ने जो जिस नीति को अपनाया है उसके विरुद्ध संसद में भी जय फिलिस्तीन बोलने की हिम्मत कर लेते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इससे कोई कानून नहीं होने के कारण से उनको ये सुविधा मिल जाती है। अभी हाल में देखिए आप, सपा के जो समाजवादी पार्टी है उसके जो सांसद है महाराष्ट्र में, उन्होंने औरंगजेब का गुणगान कर दिया। क्या किसी देश के अंदर किसी आक्रांता का गुणगान किया जाना संभव है? और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्या कार्रवाई होगी? हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है, कार्रवाई तो सालों तक नहीं होती। दूसरा जो कमी मुझे नजर आई, प्रजातंत्र के अंदर अमीर, गरीब, रसूखदार या साधारण व्यक्ति सबको समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जो बयान हम आम जनता के बीच नहीं दे सकते, माइक पे नहीं दे सकते, भाषण में नहीं दे सकते बाहर, वो बयान हम सदन में दे सकते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई मानहानि का दावा नहीं होगा। ये तो वो वाली बात हुई तो शराब पीना गुनाह, इस स्थान पे या इस स्टेट के अंदर शराब मना, हम मंदिर में बैठ के आप पी सकते हैं। सदन प्रजातंत्र का मंदिर, और उसमें जो गलत बयानी करता है या जो किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ तो सख्त से बल्कि बहुत सख्त कानून होना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले समय में दिल्ली विधानसभा में जब प्रधानमंत्री के लिए बकवास करनी होती थी तो सेशन बुला लिया जाता था। तो ये तो एक विशेष अधिकार जो है, ये प्रजातंत्र में इस तरह के विशेष अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उसको बिल्कुल हर तरह से इसको नकार दिया जाना चाहिए। एक साधारण आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसकी तशरीफ सुझा दी जाती है, उसकी पिटाई होती है और उसे सच उगलवा लिया जाता है। लेकिन रसूखदार, भ्रष्टाचारी, वो अपने मोबाइल के पासवर्ड नहीं बता रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। जितने भी रसूखदार हैं वो अपने कोई भी चीज को हम तो भूल गए। तो भूल गए तो ये नई टेक्नोलॉजी किसके लिए है? क्यों नहीं ब्रेन मैपिंग का काम होता?
क्यों नहीं जो है उनसे सच उगलवाने के लिए जो है उनका जो है टेस्ट किया जाता? ये फिर टेक्नोलॉजी काय के लिए? यानी देश के अंदर रसूखदार और एक साधारण जो नागरिक है उसमें फर्क किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह के अपराधियों को, जो बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्यपालिका को पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए कि वो उनसे सच उगलवाने का काम करे। हमारे पास जितने भी साधन हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अब बड़ी ताज्जुब की बात है, एक आदमी अगर जेल में है, आरोपी है, तो वो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन एक आरोपी जो जेल में बंद है वो चुनाव लड़ सकता है। कितनी हास्यप्रद बात है। और उसके बाद उसको प्रचार करने के लिए जमानत तक भी दी जा सकती है। ये हमारे मिलोट लोगों के जो है सह विवेक का जो है प्रश्न आ जाता है। यहां ऐसे लोगों को फिर तो ये हुआ, जितने भी गुनाहगार हैं वो अपना जो है उम्मीदवारी भरेंगे और पैरोल पे बाहर आएंगे। क्या दिक्कत है? तो ये बिल्कुल तय होना चाहिए कि अगर कैदी को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है, आपको जो है उसके बैलेट पेपर के थ्रू उनका वोट लेना चाहिए। जब जेल में बैठा हुआ आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, तो जेल में बैठा हुआ आदमी वोट कास्ट क्यों नहीं कर सकता? फिर आप ये देखिए, क्या देश के अंदर नेता, व्यापारी या नौकरी पेशा लोग यही भ्रष्ट हैं क्या? न्यायाधीश, वकील वगैरह ये कोई भ्रष्ट नहीं है? कभी देखा किसी न्यायाधीश के यहाँ पे जो है ईडी ने छापा मारा हो, सीबीआई ने छापा मारा हो, किसी वकील के यहाँ पे मारा हो? भ्रष्टाचार के जो है अड़े बड़े में उनकी नाक के नीचे जो है ना तारीख देने लेने के अंदर भी जो है ना पैसों का जो है घोटाला होता है, लेकिन उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तब आप देखिए वो उनकी संपत्ति, उनकी आय क्या है और उनके पास जो संपत्ति है वो क्या है, उसको जो है आप एनालिसिस करके उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो मैंने बात किया विधायिका की, अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की। हमारे देश में कोई निरंकुश है तो न्यायपालिका, सबसे निरंकुश संस्था न्यायपालिका। प्राइम मिनिस्टर से लेके चपरासी तक हर एक की जवाबदेही है, हर एक किसी ना किसी के प्रति जवाबदेही है, लेकिन न्यायपालिका के जो जज लोग हैं, मिलोड लोग हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं। ये संविधान, नियम, कानून से हटके सह विवेक पे भी फैसले लेते हैं। ये जो सह विवेक है ना, ये भ्रष्टाचार की जननी है। जितने भी गलत फैसले, उल्टे फैसले जिसको कहूंगा, जो संविधान सम्मत नहीं है, वो सह विवेक से लिए जाते हैं और उसके पीछे संदेह, निसंदेह संदेह होगा। ये संदेह होने का कारण यही है कि ये अपने फैसले जो है वो सह विवेक पे लेते हैं। अभी आप हाल में देखिए, लोकपाल को अधिकार है कि वो प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे से नीचे के जो कर्मचारी है, जो तबके का आदमी है, उसके खिलाफ जांच के आदेश दे सकता है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन ताज्जुब देखिए, लोकपाल ने एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जांच के आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। बोलो क्या आफत आ रही थी? जब बंगाल में रेप होते रहे, राजस्थान में रेप होते रहे, कानून व्यवस्था भंग हो जाए, दंगे हो जाए, कोई सनातन के विरुद्ध सनातन को डेंगू कह दे और कह दे,
तब कोई सह विवेक नहीं है। इस पे सह विवेक लेने की क्या आवश्यकता थी? जब लोकपाल ने कहा जांच होनी है तो होनी है। आपने सह विवेक से उसको लिया और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने उसमें स्टे लगा दिया और उसके साथ में ये और कर दिया कि इसका नाम उजागर ना किया जाए। क्यों भाई? ये तो पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है। क्यों नहीं जो है जनता आप पे संदेह करेगी कि आप भ्रष्ट हैं? क्या डर था आपको? क्यों आपने जो है ना जज लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया और क्यों उस पर स्टे लगाया? अगर लोकपाल ने कहा जांच होने दो, आपको डर लग रहा था जज महोदय लोगों कि एक की जांच होगी, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। और उनके मुखिया को देखिए, सीजीआई साहब को, उनको तुरंत उन 3 जजों के जो ऑर्डर है उनको बुला के तुरंत करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो शांत हैं क्योंकि वो जानते हैं इस हमाम के अंदर जो है वो ज्यादातर लोग नंगे पड़े हुए हैं। अब एक संस्था का मुखिया, एक अगर राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर किसी मंत्री पर आरोप लगता है तो उससे इस्तीफा ले लिया जाता है, मंत्री पद से हटा दिया जाता है। और आप दुनिया को न्याय सिखाओगे, देश को, जब खुद न्याय नहीं कर सकते हो अपने लोगों के लिए। ये बहुत शर्म की बात है, न्यायालय के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और इसी के कारण से ये जो है देश के अंदर जो है इनकी वो छवि बिगड़ रही है। ये जुडिशरी में इसी के चलते, ये जुडिशरी में किसी तरह का सुधार नहीं चाहते। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां कॉलिशियम सिस्टम है। आज किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, आपको ज्ञान है क्या? किसी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई परीक्षा ही नहीं है। ये तो पिक एंड चूज है। ये कॉलिशियम बनाया हुआ इसलिए कि अपने मनपसंद लोग, रिश्तेदार लोगों को भर लीजिए। जिस संस्था का काम देश के अंदर अगर कोई गलत हो रहा है उस पर रोक लगाने का हो, वो संस्था तो खुद अंदर से खोखली है। उसने पूरी जो है ना अपनी जो है संस्था को निरंकुश बना रखा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। इसमें तो बहुत बड़ी सुधार होने की जरूरी होनी चाहिए। संसद के अंदर जब एनजीआरसी जो पास किया तो इनको जो है दर्द हो गया और इन्होंने जो है उसको मानने से इनकार कर दिया। सदन जनता के द्वारा चुना जाता है। आपको यह बताना चाहिए संविधान के अंदर कौन सा नियम है जो आपने स्वतः ज्ञान ले लेते हो। आप स्वतः ज्ञान के लिए क्या पैमाना है आपका? सह विवेक का क्या पैमाना है आपका? अपने नियम कायदे आप ध्यान नहीं रखते और दूसरों के बीच में रगड़ रहते हो ताकि आपकी निरंकुशता बनी रहे। सोचिए, किसी भी विभाग में अगर केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग हो तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट खुद जो है ना कई विभागों को डांट पिलाती है, आपने ये जल्दी नहीं किया, वो जल्दी नहीं किया। खुद क्या करते हैं? लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है और गर्मी और जो है सर्दी की छुट्टी मनाते। इनको शर्म नहीं आती। इनके लिए देश कोई महत्व नहीं रखता। मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ये हकीकत है। इनके लिए देश प्रेम नहीं है इनके अंदर। अगर देश प्रेम होता तो ये अपनी छुट्टी छोड़ देते, तत्काल लोगों के जो है सहूलियत देने का काम करते, उनके केस के निपटारा करते, देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते। ये देश प्रेमी नहीं, स्वार्थी लोग हैं जितने भी हैं, ज्यादातर। ये दर्शाता है इनकी जो कार्यशैली है, इससे ये जो है प्रतीत होता है। कार्यपालिका की बात कर लें, सबसे बदनाम कर रखा। मैं ये नहीं कहता इसमें सारे दूध के धुले, नहीं, लेकिन ये भी सच है कार्यपालिका को काम नहीं किया जाने देता। नियम, कानून और संविधान तीनों को ताक पे रख के आप आदेश निकाल देते हैं।
किसी केस में कार्यपालिका पकड़ती है, नेताजी आ जाते हैं। किसी जगह पे कार्यपालिका कोई कार्य करने लगती है तो जो है वकीलों की फौज पहुंच जाती है और जज महोदय जो है वो उसको काम को रुकवा देते हैं, रात को बैठ के स्टे दे देते हैं, सवेरे किसी कोर्ट के अंदर उसको सजा हुई और शाम को जो है उसको सजा स्टे कर देते हैं, सुनते नहीं किसी की। तो कार्यपालिका क्या करेगी? और कार्यपालिका जब अपना काम करती है, किसी गैंग से उसकी मुठभेड़ हो जाए, गैंग वाले उनको मार दें तो कोई दिक्कत नहीं, और मुठभेड़ में जब वो मर जाएं तो उनसे कार्यपालिका वालों से 100 सवाल किए जाते हैं, उनके कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, और नेताजी खिलाफ हो जाए तो उसका तबादला कर देंगे। तो ऐसे हालात के अंदर आप ये सोचें कि कार्यपालिका सुचारू रूप से काम करेगी, तो कार्यपालिका का सुचारू रूप से काम करवाने के लिए सबसे पहले कार्यपालिका के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके मानवाधिकार भी देखने होंगे। सिर्फ आतंकवादी, अलगाववादी और जो माफिया हैं, इनके जो है आपको मानवाधिकार की चिंता नहीं करनी। मीडिया की बात कर लेते, तथाकथित चौथा स्तंभ। इसको चौथे स्तंभ की तरह से ट्रीट इसलिए किया गया था कि ये अपनी वाच रखे और जो 3 स्तंभ हैं उनमें जो भी कोई गलती है उनको उजागर करे, जनता के बीच जो है उनको लाने का काम करे। जो आदमी गलत कर रही है, जो संस्था गलत कर रही है, वहां जाके उसका मुद्दा उठाए। लेकिन अभी देखने में आया ये अब जो मीडिया वो व्यापार बन गया। ज्यादातर मीडिया हाउस विज्ञापनों और अन्य साधनों की लालच के अंदर अपनी न्यूज को एक तरह से पेड न्यूज होगी, पेड विज्ञापन होगी। और बड़ी शर्म की बात है कि पैसे, विदेशी धन और जो है देशी धन, विदेशी जो देश विरोधी जो लोग हैं उनसे जो है इनकी साठगांठ पकड़ी गई, और देश विरोधी कार्य में हैं ये देश विरोधियों का साथ देते हुए पकड़े गए हैं। ये हमारे चौथे स्तंभ की हालत है। इसलिए हमें इस मामले में बहुत 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 जो है वो करना होगा। अब जब ऐसे जो चारों स्तंभ के अंदर इस तरह का चल रहा हो तो फिर क्या किया जाए? तो प्रजातंत्र के अंदर सर्वशक्तिमान होती है जनता, जनार्दन कहा जाता है उसको। जनता को जनार्दन कहा जाता है, भगवान। यानी जनता जो है वो देश की राजा है, और जनता जो चुन के भेजती है जनप्रतिनिधियों को, वो संसद कहलाता है। यानी संसद सर्वशक्तिमान होनी चाहिए और उसको वो रूप अपनाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। हमारे देश के अंदर संसद जो है वो जिस तरह से कार्य करना चाहिए वो नहीं करी होगी। आप इतिहास उठा के देखिए, किस राजा को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना गया? जिसके राज्य में न्याय व्यवस्था सबसे सुचारू रूप से हो, क्योंकि जहां पे न्याय व्यवस्था सुचारू होगी, कानून व्यवस्था सुचारू रहेगी, और जहां कानून व्यवस्था सुचारू होगी वहां पर व्यापार सुचारू होगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी वहां आने से हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश की संसद हमारी न्यायपालिका के सामने सक्षम नहीं हो रही है, अंकुश नहीं लगा रही है उस पर, बल्कि न्यायपालिका अपने आप को सर्वोच्च मान के चल रही है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये तो वो हो गया कि जो दंडनायक है वो ही कल गलत काम कर रहा है। इतिहास उठा के देखिए, जिस राजा के राज में अगर कोई दंडनायक कहते थे, जज कह दो, न्यायाधीश कह दो, अगर वो गलत पाया जाता था तो उसकी सजा सबसे ज्यादा कठोर होती थी, यहां तक कि मृत्यु दंड का प्रावधान था, क्योंकि वो देश की जनता का, उस राज्य की जनता का विश्वास खोता था
उन राजाओं के प्रति, उन देश की जनता के प्रति। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है ना। एक केस चलता है, रसूखदार है, सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। क्या आम नागरिक जा सकता सुप्रीम कोर्ट? क्या कभी देखा है वकीलों की फीस क्या है, जजों का एटीट्यूड क्या है? आम नागरिक के लिए तो नहीं बना हुआ कोर्ट। और रसूखदार जो हैं, जो भ्रष्टाचार में फंसते हैं, तो 15-15, 20-20 साल तो बेल पे रह जाते हैं। और सजा हो भी जाए तो आगे से आगे अपील, फाइनल डिसीजन आने में तो 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं। अभी रिसेंटली अब मेगा पाटकर का केस देख लीजिए, उससे पहले भी अन्य बहुत केस हैं को गिनाने की आवश्यकता नहीं। और स्टे दे देते हैं और उन पे जो शर्तें लगाते हैं उन शर्तों को कोई ध्यान नहीं देते। अब लालू प्रसाद यादव को इसका चारा घोटाले में इसको सजा हुई, मेडिकल ग्राउंड पे घूम रहे हैं। अगर मेडिकल ग्राउंड है तो वो क्या कर रहे हैं? क्या न्यायालय को नहीं दिखता, आम जनता को दिखता है? जब ये रेल मंत्री थे जबकि जमीन का घोटाले का केस है, आज कितने साल हो गए? कानून में देरी, इंसाफ में देरी कभी इंसाफ नहीं कहलाता। इसलिए इस पर निरंकुश होने देना सही नहीं है। अतः ऐसे नियम और कानून बनाए जाने चाहिए और उनका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा, जिससे देश की जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे बना रहे। और जब न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो देश का माहौल अच्छा होगा और हमारे पास व्यापार भी ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसलिए इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, प्रजातंत्र का मतलब नपुंसक होना नहीं है। बोलने की आजादी का अधिकार का मतलब देश विरोधी बयान देना या धर्म विरोधी बयान देना नहीं है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन को अगर कोई सीधी उंगली से नहीं निकलता, जैसे अब ये आपके घुसपैठी हैं, अतिक्रमण कर लिया, हटा रहे हैं, तो कहते इसके लिए दूसरी जगह देखनी पड़ेगी, कहां बसाए हैं जाएगा। फिर अतिक्रमण किया उसने जो है भूमि पे जिस आदमी ने, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विदेशी आके यहाँ पे बसे हुए हैं उनको तो जो है तत्काल फेंक देना चाहिए। अभी ट्रंप ने फेंका ना उठा के। इस तरह की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि जो है जो हमारे तीनों स्तंभ या चौथा स्तंभ कह दो, इन सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। और अगर नहीं समझते तो जो पहला स्तंभ है आपका कार्यपालिका विधायिका, उसका कर्तव्य है कि वो उचित कार्य कदम उठाए और सबको देश के विकास के कार्य में लगाइए और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाने का काम कीजिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।